नमस्कार साथियों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एसकेएमयू यूनिवर्सिटी दुमका के सेमेस्टर 2 सेक पेपर मैथमेटिकल कंप्यूटेशनल थिंकिंग एंड एनालिसिस के क्वेश्चन नंबर 6 है। आगे ये क्वेश्चनों को देखेंगे। साथियों, इसकी प्रीवियस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 5 तक देखा था। इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 से आगे के क्वेश्चनों को देखेंगे जो आपके एग्जाम में आने की पूरी संभावना रखती है। साथियों, जो इसका कंप्लीट पीडीएफ है ये आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहां से आप हमें टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर सकते हैं और वहीं पर आपको हमारे व्हाट्सएप चैनल का भी लिंक मिल जाएगा। वहां से भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हम वहां पर आपको यूनिवर्सिटी से रिलेटेड सारे अपडेट और स्टडी मटेरियल साझा करते हैं। तो चलिए हम लोग आगे के क्वेश्चन को देखते हैं, क्योंकि आपका एग्जाम मतलब कल ही होने वाला है और हम वीडियो अभी रिकॉर्ड कर रहे हैं। साथियों, किसी कारणवश हम वीडियो दिन में नहीं अपलोड कर पाए। हालांकि कोई बात नहीं, जो स्टूडेंट्स अभी जगे हैं वो अभी देख सकते हैं और जो स्टूडेंट्स सुबह देखते हैं उन्हें भी एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। आप अच्छे से एग्जाम दीजिए। तो चलिए ज्यादा टाइम को हम लोग स्पेंड नहीं करते हुए हम लोग पार्ट 2 को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 से आगे के क्वेश्चनों को। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, फाइंड द एवरेज ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। साथियों, बहुत सारे स्टूडेंट्स कमेंट करेंगे सर क्या इतना सिंपल क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो दोस्तों, सेक पेपर में मतलब हालांकि उतना टफ क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। जो आप पहले से जान रहे थे, एवरेज हो गया, रेशियो हो गया, फिर मीन मोड मीडियन, यही सारे क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। और बहुत हो गया लीनियर इक्वेशन वगैरह, ये सारे क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। तो इसलिए हम लोग ज्यादा डेप्थ में नहीं जाते हुए जो आपके एग्जाम ओरिएंटेड है वही सारे क्वेश्चनों को हम आपको करवा रहे हैं। आप बोलिएगा सर क्या डिजिट एज इट इज आएंगे, तो साथ में डिजिट का कोई भी गारंटी नहीं है। डिजिट आप मतलब आप कॉन्सेप्ट को समझिए, डिजिट आपको वेरी कर सकता है। ये मैथमेटिक्स जो चीज है साथ में वो रटने का चीज तो नहीं रहा है कि आपको सारी चीजें समझनी होगी जो हम प्रीवियस वीडियो में फॉर्मूला वगैरह बताए हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट का, सिंपल इंटरेस्ट का। इन सारी चीजों को आपको समझना होगा, फॉर्मूला को याद करना होगा, ताकि किसी भी प्रकार से इन सारे टॉपिक्स हैं आपका क्वेश्चन है तो आप अच्छे तरीके से लिख सकें। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है साथियों, फाइंड द एवरेज ऑफ द फ्लोइंग नंबर्स। देखिए पेंसिल में क्वेश्चन को लिखते हैं, फाइंड द फाइंड द एवरेज ऑफ द फ्लोइंग नंबर, फाइंड द एवरेज ऑफ द फ्लोइंग, फाइंड द एवरेज ऑफ द फ्लोइंग नंबर्स। क्या क्या है आपका, 20 है, 35 है, 40 है, 55 है और 60 है। जिन भी स्टूडेंट्स को ये सारी चीजें मालूम है पहले से, तो हमको बता दें दोस्तों, इस वीडियो में हम बहुत डेप्थ क्वेश्चनों को नहीं देखेंगे, यही सारी चीजों को देखेंगे। एवरेज कैसे निकाला जाता है, मीन कैसे निकाला जाता है, मोड कैसे निकाला जाता है, मीडियन कैसे निकाला जाता है, लीनियर इक्वेशन से क्वेश्चन को देखेंगे। यही सारे क्वेश्चनों को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं, बोलते सर क्या इतना सिंपल क्वेश्चन आएगा, और यदि आ गया और आपको नहीं मालूम रहा तो फिर क्या कीजिएगा। तो चलिए देखते हैं हम लोग एवरेज कैसे निकाला जाता है। दोस्तों, एवरेज का जो फॉर्मूला होता है वह होता है दोस्तों सम ऑफ ऑल नंबर। जो भी आपको नंबर्स दिए गए हैं, इन सारे नंबर्स को आप ऐड कीजिए, उसके बाद टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज मतलब कितने नंबर दिए हुए हैं उन सारे नंबर को आप डिवाइड कीजिए, तो आपका एवरेज निकल जाएगा। तो चलिए देखते हैं हम लोग इसका। सबसे पहले हम लोग एवरेज का फॉर्मूला देख लेते हैं। फॉर्मूला ऑफ एवरेज, फॉर्मूला ऑफ एवरेज ये क्या है आपका, ये है सम ऑफ ऑल नंबर्स, सम ऑफ ऑल नंबर्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर, टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज, टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज। तो आइए, क्या बोला है कि सम ऑफ ऑल नंबर, सम मतलब ऐड कीजिए सभी नंबर्स को। तो आइए देखते हैं हम लोग, ऐड ऑल दी नंबर्स, ऐड ऑल दी, क्या क्या नंबर है आपका, पहला है 20,
प्लस 35 प्लस 40 प्लस 55 प्लस 60, ये आपका जो सम है साथियों वह हो जाएगा आपका 210। इसके बाद है टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज। टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज कितना देखिए इसमें कितने टोटल नंबर हैं, 1 2 3 4 5। इससे आपको डिवाइड देना है, जो सम ऑफ ऑल नंबर यहाँ है उसको किससे डिवाइड देना है, टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज जितने नंबर हैं उन नंबर से आपको डिवाइड देना है। तो पहले नीचे काउंट हाउ मेनी नंबर्स आर देयर, तो आपका 5 नंबर से। तो चलिए हम आपकी सुविधा के लिए लिख देते हैं काउंट हाउ मेनी नंबर्स आर देयर। तो ये है तो साथियों आपका 5। तो आइए हम लोग अब अप्लाई करते हैं फॉर्मूला को। फॉर्मूला क्या था, सम ऑफ ऑल नंबर्स। तो लिख भी सकते हैं आप, नाउ अप्लाई द फॉर्मूला, नाउ अप्लाई फॉर्मूला। तो ये क्या है आपका, आपको सम ऑफ ऑल नंबर्स कितना आया देखिए, सम ऑफ ऑल नंबर क्या है, लिख भी सकते हैं ऐड ऑल द नंबर या फिर सम ऑफ ऑल द नंबर, सम ऑफ ऑल नंबर्स, इस दोनों लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो नाउ अप्लाई द फॉर्मूला, सम ऑफ ऑल नंबर्स कितना आया आपका 210 आया है। इसके बाद आपको कितने से डिवाइड देना है, 5 से देना है। तो जब इसे 5 से आप डिवाइड दीजिएगा साथियों, तो आप यहाँ पे देखिए 5 चौका 20 हो जाएगा और 21 में से 20 जाएगा तो एक बचेगा, 5 10। तो ये आपका आ जाएगा, द एवरेज नंबर आ जाएगा आपका दोस्तों 42। द एवरेज इज 42, द एवरेज इज 42। इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। यहाँ तक क्लियर होगा। तो इसी प्रकार आपको एवरेज निकालना होता है। एवरेज आपको हो सकता है कि यहाँ 5 नंबर का दिया गया, आपको ज्यादा नंबर्स का दे सकता है, तो आप इसी तरह निकाल सकते हैं। सभी नंबर्स को आप जोड़िए, इसके बाद जितने नंबर दिए हैं उससे आप डिवाइड दे दीजिए। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट साथियों, द रेशियो ऑफ टू नंबर इज 3:4 इफ देयर सम इज 56, फाइंड द नंबर। यदि कोई संख्या का रेशियो 3:4 है और जो इसका सम है साथ में 56 है, तो फाइंड द नंबर। तो नंबर क्या क्या होंगे इसको आप फाइंड कीजिए। हालांकि ये सारे प्रश्नों को आप पहले भी पढ़े होंगे, लेकिन चलिए इसे हम लोग फिर से समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है साथियों, द रेशियो ऑफ टू नंबर्स, द रेशियो ऑफ टू नंबर्स इज कितना है, 3:4 है। तो इफ देयर क्या है, इफ देयर सम इज, इफ देयर सम इज 56, then find the numbers। 56, find the numbers। यहाँ तक क्लियर है। आइए इसे हम लोग नेक्स्ट करके देखते हैं। तो अब इसे निकालिए किस तरह की, दो संख्याओं का जो अनुपात है वह 3:4 है। तो इसका जो सम है दोनों संख्या का 3:4 दिया हुआ है, 56, फाइंड द नंबर्स। तो आप तो चाहे तो डायरेक्ट इस तरह भी निकाल सकते हैं, 3x प्लस 4x कीजिए, इसका 56 लिखिए, 7x हो जाएगा इधर, आपका 56 इधर हो गया, x इज इक्वल टू 56/7, तो 7×8 = 56। तो यहाँ x का वैल्यू 8 आ गया, तो एक नंबर जो होगा 24 होगा और दूसरा नंबर जो होगा 32 होगा। आप इन दोनों का सम कीजिएगा तो ये आपका 56 होगा। लेकिन आप इस प्रकार से एग्जाम में नहीं ना लिखिएगा। तो चलिए आप एग्जाम में जिस प्रकार से लिखिएगा, जिस लैंग्वेज में लिखिएगा उसे हम लोग समझते हैं। तो क्या लिखेंगे हम लोग, इफ द रेशियो इज 3:4 वी कैन एज्यूम द टू नंबर्स आर 3x एंड 4x। तो यदि कोई संख्याओं का रेशियो दिया हुआ है 3:4, तो हम लोग एक नंबर को एज्यूम करेंगे 3x और 4, फिर इसका सम को हम लोग करेंगे, तो सम इज गिवन 3x प्लस 4x इज इक्वल टू 56, क्योंकि इसमें सम बोला गया है। देखिए तो चलिए हम लोग लिखते हैं, इफ द रेशियो, इफ द रेशियो इज 3:4 दिया हुआ है, वी कैन एज्यूम,
we can assume the two numbers, we can assume the two numbers we can assume the two numbers are 3x and 4x। हमने दो नंबर को एज्यूम किए 3x और 4x, और फिर देखिए इसमें क्या बोला है कि इन दोनों संख्याओं का जो सम है वो 56 है। तो लिखेंगे द सम इज गिवन बाय, द सम इज गिवन बाय कितना है, ये है साथियों आपका 3x प्लस 4x का जो सम है वह है आपका 56। तो ये हो जाएगा इधर आपका 7x इज इक्वल टू 56, और जब फिर आपका इधर x रह जाएगा तो देखिए यहाँ पर ये मल्टीप्लाई में है, तो ये जब 7 उधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा 56 डिवाइडेड बाय 7, 7 1 7, 7 8 56 हो जाएगा। तो x का जो वैल्यू है साथियों वो 8 हो जाएगा। हम लोग दो नंबर माने थे 3x और 4x, यहाँ पर देख सकते हैं x का वैल्यू आ गया है। तो चलिए हम लोग x का वैल्यू उसमें पुट कर देते हैं। तो लिखेंगे नाउ पुट द वैल्यू ऑफ x, नाउ पुट द, सॉरी थोड़ा टेढ़ा जा रहा है, तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे नाउ पुट दी, now put the value of x back into the assumed numbers। now put the value of x backed into the assumed numbers। इसे हम समझा देते हैं आपको, backed into the assumed numbers। लेकिन बैक्ड इनटू द एज्यूम्ड नंबर्स कहने का मतलब कि जो नंबर हम लोग एज्यूम किए थे, हम लोग क्या नंबर एज्यूम किए थे, वी कैन एज्यूम द टू नंबर्स आर 3x एंड 4x। तो हम लोग x का वैल्यू यही दोनों जो हम लोग नंबर एज्यूम किए थे इसमें हम लोग पुट करेंगे। तो फर्स्ट नंबर था साथियों आपका 3x, तो यही पे लिखेंगे हम लोग फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू 3x, जो कि है आपका 3 इंटू 8 हो जाएगा 24। सेकेंड नंबर हो जाएगा 4x, सेकेंड नंबर 4x हो जाएगा 4 इंटू 8 हो जाएगा आपका 32। तो इन दोनों का जब सम कीजिएगा तो दोस्तों ये आपका आएगा 56, क्योंकि क्वेश्चन में आप क्या बोला गया था, देयर सम इज 56। देखिए 4 2 6 हो जाएगा, 3 2 5 तो 56 हो जाएगा। तो टू नंबर था 24 एंड 32, क्योंकि क्वेश्चन आपको क्या पूछा था, फाइंड द नंबर, तो नंबर क्या क्या है, तो ये सारी चीजें। द टू नंबर्स आर, the two numbers are 24 and 32। यहाँ तक क्लियर है। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है साथियों वह है क्वेश्चन नंबर 8, जो कि इन सारे टॉपिक से थोड़ा हट के क्यूब से रिलेटेड आपको क्वेश्चन है। इसके बाद प्रोबेबिलिटी देखेंगे, इक्वेशंस देखेंगे, ये सारी चीजें। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 है साथियों, a cube has an age of, a cube has an age of 5 centimeter। फाइंड इट्स वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया। क्या है, फाइंड इट्स वॉल्यूम, फाइंड इट्स वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया। इज इट क्लियर और नॉट। आइए क्या बोला है कि एक क्यूब है जिसका एज 5 सेंटीमीटर दिया है, इसका आप लोग को वॉल्यूम निकालना है और सरफेस एरिया निकालना है। तो ये सारी चीजें निकालने के लिए आपको इनके फॉर्मूले याद होना चाहिए कि इनका फॉर्मूला क्या होता है। सॉल्यूशन
आइए देखते हैं दोस्तों, फॉर्मूला फॉर अ क्यूब विथ एज, ये देखिए हम लोग एक मतलब ऐसा क्यूब के लिए देख देख लेते हैं जिसका एज ए होता है, ये मतलब कोई भी नंबर हो सकता है आपका, तो उसी में आप फिर इस फॉर्मूला को पुट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो आइए, फॉर्मूला फॉर्मूला फॉर अ क्यूब विथ एज ए, फॉर्मूला फॉर अ क्यूब विथ एज ए, इसका जो वॉल्यूम होता है साथियों वो होता है ए क्यूब, वॉल्यूम बराबर होता है आपका ए क्यूब, और जो इसका सरफेस एरिया होता है वो होता है 6a², सरफेस एरिया बराबर होता है आपका 6a²। ये आपका यहाँ पर कोई भी नंबर हो सकता है, जिसमें देखिए यहाँ पर ये आपको दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, तो कुछ भी नंबर हो सकते हैं क्वेश्चन में आपका। तो आइए हम लोग देखते हैं यहाँ पर, गिवन गिवन आपका ये कितना दिया हुआ है, गिवन आपका ये दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। चलिए सबसे पहले हम लोग वॉल्यूम निकालते हैं, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, ए क्यूब, तो वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूब जो होता है ये हो जाएगा आपका ए क्यूब, दैट मीन्स 5 into 5 into 5 3 टाइम्स। तो जब इसे हम मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 5×5 = 25 और 25×5 = 125 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। सेंटीमीटर क्यूब कैसे हो गया साथियों, वो इसलिए क्योंकि देखिए इसके साथ तो सेंटीमीटर भी ना ये होगा, मल्टीप्लाई होगा, जब एक बार सेंटीमीटर मल्टीप्लाई होगा तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, फिर एक बार होगा तो ये सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा इस प्रकार से। और हमेशा जो वॉल्यूम ऑफ क्यूब निकलता है तो इसका जो यूनिट होता है वो सेंटीमीटर क्यूब ही होता है। तो यहाँ तक हम लोग निकाल लिए। अब दूसरा जो क्या बोला है कि फाइंड द वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया, आइए हम लोग सरफेस एरिया निकालते हैं क्यूब का। सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब, ये आपका हो जाएगा 6a² या 6 into ये आपका कितना है 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर इंटू 5 सेंटीमीटर, तो इधर हो जाएगा आपको 25 और 25 छक हो जाएगा आपका 150। देखिए यहाँ पर 25 छक, 6×25 की 0, हाथ में 3, 6×2 = 12 और 3×15, तो ये हो जाएगा आपका 150 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पर स्क्वायर होगी क्योंकि सेंटीमीटर यहाँ पर 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पर सेंटीमीटर आपका 3 बार हो रहा है, यहाँ पर अंडरस्टूड है कि सेंटीमीटर है, तो आप कमेंट नहीं कीजिएगा सर यहाँ पर आप 5 सेंटीमीटर नहीं लिखे, ये अंडरस्टूड है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, सॉल्व द लीनियर इक्वेशन 3x - 7 = 11। क्योंकि दोस्तों ये सारे भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं, तो चलिए इसे हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, सॉल्व द लीनियर, सॉरी, सॉल्व द लीनियर इक्वेशन, सॉल्व द लीनियर इक्वेशन क्या है, 3x - 7 = 11। इज इट क्लियर, इसको आप सॉल्व कीजिए। आप सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, तो गिवन इक्वेशन इज, जो इक्वेशन हमको गिवन है वो लिखिए, गिवन इक्वेशन इज क्या दिया हुआ है, 3x - 7 इक्वल, सॉरी 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 3x - 7 = 11। अब क्या कीजिए, देखिए 3x जो है मतलब देखिए इस 7 को उस साइड ले जाइए आप, 3x = 11, 3x = 11, और इस 7 जब इधर आ जाएगा तो प्लस तक, इधर है माइनस में है, तो 3x हो गया आपका 11 + 7 18 हो गया। इसके बाद आपका x का जो वैल्यू आ जाएगा वो 18/3, यानी 3 × 3 = 3 × 6 = 18, x का वैल्यू आ गया 6। आप चाहे तो 7 को उस साइड लेके बना सकते हैं, या फिर आप इस तरह से भी बना सकते हैं, जैसे आपका गिवन इक्वेशन 3x - 7 = 11 दिया हुआ है, 3x - 7 = 11, तो आप चाहें तो एडिंग 7 ऑन बोथ साइड कर सकते हैं, एडिंग
7 ऑन बोथ साइड। जब दोनों साइड कीजिएगा तो कोई भी फर्क नहीं पड़ता है इक्वेशन में। तो 3x माइनस 7 ये एडिंग ऑन बोथ साइड कर रहे हैं, 3x प्लस 7 हो जाएगा यहाँ। इसके बाद 11 प्लस 7 हो जाएगा यहाँ पर, तो माइनस 7 प्लस 7 ये कट जाएगा, तो फिर वही बचेगा 3x इज इक्वल टू 11 प्लस 7 हो जाएगा आपका 18। फिर x का जो वैल्यू है यहाँ से भी आपका आएगा 6। तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में हम लोग बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है साथियों आपका, ये भी आपके एग्जाम में आ सकते हैं। क्वेश्चन है सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं हम लोग। क्या है? सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन x स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 6 इज इक्वल टू 0। सॉल्यूशन की ओर बढ़ते हैं। तो गिवन इक्वेशन ये उसी प्रकार जिस प्रकार नेक्स्ट इससे प्रीवियस वाला बनाए थे। द गिवन इक्वेशन इज क्या दिया हुआ है? एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। यहाँ तक क्लियर है। यूजिंग फैक्टराइजेशन मेथड, क्या हम लोग लगाएंगे? यूजिंग फैक्टराइजेशन मेथड, यूजिंग फैक्टराइजेशन मेथड, इसको हम लोग फैक्टराइज करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 को। तो आइए देखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, इसे क्या करेंगे हम लोग? स्प्लिट करेंगे मिडिल टर्म को। इस चीज को हम लोग स्प्लिट करेंगे, मतलब इस प्रकार से स्प्लिट करना होगा कि जब हम लोग इसको गुना करें तो 6x स्क्वायर आना चाहिए, और जब हम लोग इसका प्लस करें तो ये जो है आपका बीच का आना चाहिए, मतलब 5x आना चाहिए, इस प्रकार से। तो चलिए किस प्रकार हम लोग इसको स्प्लिट करेंगे इसके बारे में देखते हैं। लिखेंगे नाउ स्प्लिट द मिडिल टर्म, नाउ स्प्लिट द मिडिल टर्म। इस प्रकार से स्प्लिट करेंगे कि जब हम लोग गुना करें तो 6x स्क्वायर आना चाहिए, और जब हम लोग प्लस करें या फिर माइनस करें तो ये आना चाहिए आपको 5x आना चाहिए। तो इसे देखते हैं हम लोग। तो किस प्रकार से कर सकते हैं? आपका एक्स स्क्वायर तो एज इट इज रहेगा, जो भी चेंज होगा आपको मिडिल टर्म में होगा। तो आप सोचिए कि क्या क्या हम लोग इसमें चेंज करें, मतलब माइनस 5x को हम लोग किस प्रकार से लिखें कि उसको प्लस करने से या फिर माइनस करने से 5x है, और जब उसका हम लोग गुना करें तो वह 6x स्क्वायर के बराबर है। तो आपका एक्स स्क्वायर एज इट इज का एज इट इज रह गया। माइनस 5x को हम लोग क्या लिख सकते हैं साथियों? 2x लिख सकते हैं। अब बोलिए 2x, हाँ साथियों, माइनस 2x माइनस 3x लिख सकते हैं, फिर प्लस का 6। आप देखिए जब 2x को, देखिए जब 2x को 3x से गुना कीजिएगा क्या आएगा? 6x स्क्वायर आएगा। और यही चीज को आप यदि प्लस कीजिएगा तो क्या क्या आएगा? देखिए तो इसी चीज को प्लस कीजिएगा क्या हो जाएगा? माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस का साइन रहेगा, ये हो जाएगा 5x। तो वही आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3x प्लस 6 आ गया। आप यहां से देखिए आप कॉमन क्या क्या ले सकते हैं। कॉमन आप क्या क्या ले सकते हैं? कॉमन आप x को ले सकते हैं। तो यहाँ x, हम लोग यहाँ से x को दोनों कॉमन लिए, दोनों टर्म, तो क्या बच गए? एक x को कॉमन ले लिए तो एक x बचा, तो एक x यहाँ पे लिखे हम लोग। फिर यहाँ माइनस 2x से हम लोग x कॉमन ले लिए तो क्या बचा? सिर्फ 2 बचा। यहाँ तक क्लियर है। अब यहाँ से हम लोग क्या कॉमन ले सकते हैं? क्या हम लोग x कॉमन ले सकते हैं? बिल्कुल नहीं। क्या 2 कॉमन ले सकते हैं? बिल्कुल नहीं। इसमें 2 है तो इसमें नहीं है, तो इसमें हम लोग दोनों में कॉमन क्या है? x तो कॉमन नहीं है, 2 भी कॉमन नहीं है। तो इसमें देखिए कॉमन आपका 3 है और x है, इसमें भी 3 है आपका, इसमें भी 3 है। 3 कैसे है? देखिए 6 को हम लोग किस प्रकार से लिख सकते हैं? 3 इंटू 2, तो यहाँ पर है ना 3 बचा हुआ है, तो उसी प्रकार से यहाँ पर 3 है, तो यहाँ सब 3 कॉमन ले लीजिए। फिर यहाँ पे देखिए क्या है? x बचा हुआ है। फिर यहाँ हम लोग माइनस 3 को कॉमन लिए हैं, तो क्या बचा है यहाँ पर? देखिए माइनस
टू। तो जब आप इसे कीजिएगा फिर से, देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस टू एक्स हो जाएगा, माइनस थ्री एक्स, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और फिर सिक्स हो जाएगा। तो इक्वेशन वही आ रहा है आपका। तो ये सारी चीजों को ध्यान रखना पड़ता है कॉमन लेते वक्त। अब देखिए आप इस टर्म को और इस टर्म को कॉमन ले सकते हैं, तो क्या हो जाएगा एक्स माइनस टू, इसके बाद देखिए एक्स माइनस थ्री, यहाँ पर दो फैक्टर आ गया। अब दोनों को जीरो के साथ इक्वल टू करके आप एक्स का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो पहला देखिए एक्स माइनस टू इज इक्वल टू जीरो हो गया, तो एक्स बराबर टू हो गया आपका। इसके बाद देखिए एक्स माइनस थ्री इज इक्वल टू, एक्स माइनस थ्री इज इक्वल टू जीरो हो गया, तो x बराबर आपका थ्री हो गया। तो दो वैल्यू है साथियों, वहां हो गया आपका x इज इक्वल टू टू और x इज इक्वल टू थ्री आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो देखिए यहाँ पर x जब भी हम दोस्तों देखिए क्या कहते हैं, यहाँ पर x क्यूब होता, फिर x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस सिक्स, तो x का जो वैल्यू था वो तीन निकलता, लेकिन यहाँ पर x स्क्वायर, तो इसलिए वैल्यू आपका दो ही निकला। पहला जो वैल्यू है x इज इक्वल टू टू है, और दूसरा जो वैल्यू है तो y x इज इक्वल टू थ्री है। आइए क्वेश्चन नंबर 11 के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 आपका डाई से रिलेटेड क्वेश्चन है। क्या है इसे देखते हैं हम लोग, आइए क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है साथियों, अ डाई इज, क्या है, रोल्ड। एक मतलब डाई को रोल्ड किया जाता है, अ डाई इज रोल्ड वन, मतलब एक बार मतलब एक डाई को रोल्ड किया जाता है, डाई इज रोल्ड वंस, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन फोर। तो क्या संभावना है कि उसमें मतलब डाई में चार से बड़ा नंबर आए, मतलब क्या प्रोबेबिलिटी, अ डाई इज रोल्ड वंस, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग फोर, मतलब मोर देन फोर, व्हाट इज द, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, what is the probability, a die is rolled once, what is the probability of getting, what is the probability of getting, of getting a number, a die is rolled once, what is the probability of getting a number greater than, of getting a number greater than फोर। देखिए क्वेश्चन क्या है कि डाई को रोल्ड किया जाता है एक बार, तो क्या संभावना है कि उस डाई में चार से अधिक नंबर है। तो आइए इसे हम लोग देखते हैं। क्या है, सबसे पहले हम लिखेंगे वी नो दैट टोटल आउटकम्स व्हेन अ डाई इज रोल्ड, मतलब जब हम लोग एक डाई को रोल्ड करते हैं टोटल आउटकम कितना है निकलता है, वो निकलता है देखो सिक्स पैसे। पहले या तो हो सकता है कि आप डाई को जब रोल्ड करें तो हो सकता है कि वन आए, या फिर टू आए, या फिर थ्री आए, या फिर फोर आए, फाइव या सिक्स, तो सिक्स पैसे आ सकता है, जिसमें से पहला है वन टू थ्री फोर फाइव, ये सारी चीजें। तो वी नो दैट व्हेन, वी नो दैट टोटल आउटकम्स व्हेन अ डाई इज रोल्ड, तो ये हो जाएगा आपका स्टैंडर्ड डाई है सिक्स पैसे, तो हो जाएगा वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, इस प्रकार से। तो ही अ डाई इज रोल्ड वंस, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन फोर। तो आइए इसे देखते हैं। तो लिखेंगे हम टोटल आउटकम्स, टोटल आउटकम्स, टोटल आउटकम्स व्हेन अ, टोटल आउटकम्स व्हेन अ डाई रोल्ड, वी नो दैट टोटल आउटकम्स व्हेन अ डाई इज रोल्ड। तो ये हो जाएगा दोस्तों, जैसे कि हम लोग जानते हैं स्टैंडर्ड die has six faces, a standard die has six faces, पहला है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, ये सारी चीजें। तो टोटल आउटकम्स आपका निकल गया सिक्स।
सो तो टोटल आउटकम्स बराबर हो गया आपका 6। यहाँ तक क्लियर है ना। फेवरेबल आउटकम नंबर ग्रेटर देन 4, मतलब क्या देखेंगे हम लोग, जो हम लोग को बोला जा रहा है कि नंबर ग्रेटर देन 4 निकलने की कितनी संभावना है, तो वही लिखेंगे हम लोग फेवरेबल आउटकम्स, जो हम लोग को चाहिए। फेवरेबल आउटकम्स नंबर ग्रेटर देन 4, यही ना चाहिए हम लोग को। नंबर नंबर ग्रेटर देन 4, ओनली दीज नंबर्स आर ग्रेटर देन 4। क्या क्या नंबर आ सकता है दोस्तों, या तो 5 आ सकता है या फिर 6 आ सकता है। तो हम लोग लिखेंगे ओनली, देखिए यहाँ पर कितनी संभावना है कि नंबर जो है 4 से बड़ी है, तो दो ही बार संभावना है कि या तो 5 हो सकता है या फिर 6 हो सकता है, बाकी जो जितने भी नंबर हुए तो छोटे नंबर हैं, 4 से, तो वही है। तो ओनली दीज नंबर्स आर ग्रेटर देन 4, दीज ओनली दीज numbers are greater than only these numbers are greater than 4। पहला नंबर हो जाएगा दोस्तों 5 और दूसरा नंबर हो जाएगा 6। तो क्या है कि सो फेवरेबल आउटकम्स बराबर 2 हो गया हम लोग का। सो फेवरेबल आउटकम्स, सो फेवरेबल सो फेवरेबल आउटकम्स बराबर हो जाएगा 2 आपका। आइए नेक्स्ट बात करते हैं। तो हम लोग देख लिए कि टोटल आउटकम्स जो निकल सकती है वह 6, और जो हम लोग को फेवरेबल है वो हो सकती है दो, पहला 5 और दूसरा 6। तो वही देखेंगे, चलिए इसको प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए बोला गया, तो प्रोबेबिलिटी का जो फॉर्मूला है दोस्तों बहुत है फेवरेबल आउटकम्स, कि आपको कितना फेवरेबल आउटकम्स है और डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम्स। तो वही देखेंगे प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला, प्रोबेबिलिटी बराबर होता है प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी होता है दोस्तों फेवरेबल आउटकम्स, फेवरेबल आउटकम्स, फेवरेबल आउटकम्स divided by total outcomes, divided by total favorable outcomes divided by total outcomes। फेवरेबल आउटकम्स कितना है 2 है, और टोटल आउटकम कितना है 6, तो कितनी संभावना है 1/3 की संभावना है कि हम लोग का 4 से ज्यादा नंबर आ सकता है। तो प्रोबेबिलिटी बराबर हो जाएगा दोस्तों आपका 1/3 प्रोबेबिलिटी, ये हो जाएगा आपका आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में चाहते हैं कार्ड से रिलेटेड क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, क्या है देखते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 12 है कि अ कार्ड इज ड्रॉन, किसी कार्ड को मतलब निकाला जाता है एक डेस्क से। अ कार्ड इज ड्रॉन, अ कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ डेक, कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम डेक, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड कार्ड। तो मतलब एक कार्ड को जब ड्रॉन से मतलब डेक से निकाला जाता है तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि उससे रेड कार्ड निकले। तो क्या है, कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ डेक, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, व्हाट इज द what is the probability, what is the probability of getting red card, of getting red card। तो आइए इसका सॉल्यूशन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन तो समझ गए कि एक डेक से मतलब कार्ड को ड्रॉन किया जाता है, तो क्या संभावना है कि उससे मतलब लाल पत्तियां निकले, मतलब रेड कार्ड निकले। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको। ये सॉल्व किस प्रकार से होगा ये देखते हैं दोस्तों। जैसे कि हम लोग जानते हैं एक स्टैंडर्ड डेक में मतलब कितने होते हैं 52 कार्ड्स होते हैं, तो वही लिखेंगे हम लोग अ स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड डेक हैज 52 कार्ड्स।
इज इट क्लियर? जिसमें से आउट ऑफ दिस 26 रेड एंड रेड, सॉरी 26 कार्ड्स आर रेड कार्ड्स, जिसमें से क्या होता है दोस्तों, आउट ऑफ दिस, देखिए मतलब 52 कार्ड में से क्या होता है कि आउट ऑफ दिस 26 कार्ड्स आर ऑफ रेड कार्ड्स, 26 कार्ड्स आर रेड, रेड कार्ड्स, और जो 26 होते हैं वो ब्लैक होते हैं, जिसमें से 13 फ्रॉम हार्ट्स होते हैं और 13 फ्रॉम डायमंड्स होते हैं। तो अब लिख भी सकते हैं जिसमें से 13 जो होते हैं कार्ड वह होते हैं हार्ट शेप के, इस प्रकार से कुछ होते हैं, और डायमंड शेप के होते हैं 13, इस प्रकार से कुछ। तो प्रोबेबिलिटी हम लोग को निकालना है, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, तो प्रोबेबिलिटी क्या है साथ में, वही फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम। तो देखते हैं प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी बराबर हो जाएगा आपका फेवरेबल, फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम्स। फेवरेबल आउटकम्स कितना है आपका 26, तो 26 लिखिए। टोटल आउटकम कितना है 52, तो 52 लिखिए। तो इसका हो जाएगा 26 से कम 26 गुना 12 1/2, इसका हो जाएगा आंसर। तो प्रोबेबिलिटी बराबर हो जाएगा 1/2। 1/2 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह है आपका क्वेश्चन नंबर 13। अ बॉक्स हैज 4 रेड बॉल एंड 6 ब्लू बॉल्स, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ थ्रोइंग अ रेड बॉल। क्वेश्चन को हम समझा देते हैं, क्वेश्चन को खुद से भी लिख सकते हैं, क्योंकि यदि आप खुद से प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा तो फिर दिक्कत है। हम समझा देंगे हालांकि आपको। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है साथियों, a box has 4 red balls, एक बॉक्स में कितना है, चार लाल बोले हैं, और 6 एंड 6 ब्लू बॉल्स, एंड 6 जो है दोस्तों वो ब्लू बॉल्स हैं, एंड 6 ब्लू बॉल्स। तो क्या है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ रेड बॉल्स, तो क्या है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, व्हाट इज द what is the probability, what is the probability of getting, what is the probability of getting, what is the probability of getting, या फिर ड्रॉइंग लिख सकते हैं आप, क्योंकि यहाँ पर किस चीज का बात हो रहा है, बॉल का बात हो रहा है, तो आप ड्रॉइंग लिखिएगा तो ज्यादा बेहतर होगा। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग, ये रंगने वाला ड्रॉइंग नहीं है, निकालने वाला ड्रॉइंग, ड्रॉइंग अ रेड बॉल, क्या है ड्रॉइंग अ रेड बॉल। क्वेश्चन क्या है कि अ बॉक्स हैज 4 रेड बॉल, देखिए मान लीजिए कि एक बॉक्स है, ठीक है, अब मान लीजिए कि एक बॉक्स है, अब बॉक्स हैज 4 रेड बॉल, जिसमें से कितने हैं, चार चार जो है साथियों वह लाल बोले हैं, और जिसमें से 6 जो है वह ब्लू बॉल है, जिसमें 6 है वो ब्लू बॉल है, 1 2 3 4 5 6। देखिए अब बॉक्स हैज कंटेन 4 रेड बॉल एंड 6 ब्लू बॉल्स, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ रेड बॉल। तो मतलब क्या, मतलब कितनी संभावना है कि उससे रेड बॉल निकाली जा सके। तो आप इसे निकालिएगा किस तरह, इसे हम समझा देते हैं, तो इसे आप अपने से भी लिख सकते हैं। तो सबसे पहले आप टोटल बॉल्स इन दी बॉक्स निकालिए कि टोटल टोटल बॉल्स कितने हैं बॉक्स में, आप इसे निकालिए। तो चलिए आप हम इसे कर ही देते हैं। तो क्या है कि टोटल बॉल्स इन दी बॉक्स, टोटल बॉल्स इन दी बॉक्स, टोटल बॉल्स इन दी बॉक्स। तो 4 आपका रेड है, हमें आर लिख देते हैं, और जो यहाँ पर है 6 आपका ब्लू है।
तो ये कितने बॉल हो गए? 10 बॉल्स हो गए। इज इट क्लियर? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, वी वांट अ रेड बॉल एंड देयर आर 4 रेड बॉल्स। तो वो नंबर ऑफ फेवरेबल्स कितने हैं ये देखते हैं। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, number of favorable outcomes, number of favorable outcomes that we want a red ball। क्या हम लोग want कर रहे हैं? रेड बॉल। number of favorable outcomes, we want a red, we want number of favorable outcomes, we want a red ball and there are 4 red balls। क्या और कितने हैं? and there are 4 रेड बॉल्स। साथियों लैंग्वेज के साथ इसलिए लिखा है ताकि आपको ज्यादा बेहतर तरीके से समझ आए। नहीं तो हालांकि चाहे 4 व 10 करके हम इसको निकाल सकते थे तो क्या आंसर आपको 2 बार आ पाता, लेकिन आपको सारी चीजें अच्छे से समझ में आनी चाहिए, इसलिए हम आपको इतने लैंग्वेज के साथ लिखा रहे हैं ताकि आप एग्जाम में भी इस तरह से लिख सकें। तो जो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला आप यहाँ पे लिखिए, प्रोबेबिलिटी बराबर फेवरेबल आउटकम्स, फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम्स। टोटल आउटकम कितना हो जाएगा दोस्तों? 4 हो जाएगा, बोलो 10 हो जाएगा टोटल आउटकम्स। और फेवरेबल जो है दोस्तों वो आपका 4 है और ये 10 है, तो ये हो जाएगा आपको 2/5। मतलब आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ रेड बॉल, नेक्स्ट स्लाइड में कर देते हैं। तो आप लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग, प्रोबेबिलिटी प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ रेड बॉल वो कितनी हो सकती है? आपको 2/2 हो जाएगी इसका आंसर। ये नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपका है मीन से रिलेटेड। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 साथियों, फाइंड द मीन ऑफ द नंबर्स। तो मीन जो निकलता है साथियों वो भी आपका एवरेज के जैसा ही निकलता है। क्या दिखाते हैं आपको? फाइंड द मीन ऑफ द नंबर्स, फाइंड द मीन ऑफ द नंबर्स, फाइंड द मीन ऑफ द नंबर्स। नंबर्स क्या क्या है आपका? 5 है, 10 है, 15 है, 20 है और 25 है। तो आइए इसे हम लोग सॉल्व करते हैं। तो गिवन नंबर कितना दिया हुआ है आपको? गिवन नंबर्स आर, गिवन नंबर्स आर 5, 10, 15, 20 और 25 दिया हुआ है। यहाँ तक क्लियर है? अब इसको आप ऐड जब कीजिएगा, ऐड ऑल द नंबर्स, ऐड ऑल द नंबर्स, तो ये आपका आएगा साथियों 25। इसे आप कर सकते हैं। और फिर काउंट कीजिए, काउंट हाउ मेनी नंबर्स देयर आर। तो देखिए आप काउंट कीजिए, काउंट हाउ मेनी नंबर्स, काउंट हाउ मेनी नंबर्स, काउंट हाउ मेनी नंबर्स देयर आर। तो ये आपका देखिए 1 2 3 4 5, तो 5 नंबर्स है। तो जो मीन का जो फॉर्मूला होता है दोस्तों वो बहुत ही सिंपल होता है, एवरेज के जैसा ही। जो मीन फॉर्मूला होता है आपका, मीन फॉर्मूला ये होता है सम ऑफ ऑल नंबर्स। सभी नंबर को आप सम कीजिए, सम ऑफ ऑल नंबर्स। इसके बाद क्या है? नंबर्स ऑफ वैल्यूज, नंबर ऑफ वैल्यूज। तो सम ऑफ ऑल नंबर्स आपका 75 और नंबर ऑफ वैल्यूज आपका 5 है, तो 15 5 75, इसका 15 हो जाएगा राइट आंसर। मतलब 15 हो जाएगा इसका आंसर। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों वह है आपका
मीडियन से रिलेटेड फाइंड द मीडियन ऑफ द नंबर। साथ में बाकी के जो क्वेश्चन है ये हम आपको लिख देते हैं और जो फॉर्मूला लिख देते हैं, तो आप इससे हम अच्छे से कर सकते हैं। क्योंकि बैटरी भी लो हो रहा है तो इससे तुरंत आपको क्वेश्चन हम लिख देते हैं, जिससे आप क्वेश्चन देखिए। हो सकता है कि यहाँ से साउंड आपका अच्छा से नहीं है, तो यहाँ से सिर्फ क्वेश्चन को देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है साथियों, मीडियन से रिलेटेड, फाइंड द मीडियन ऑफ द नंबर्स। फाइंड द मीडियन ऑफ द नंबर्स। फाइंड द मीडियन ऑफ क्या है, 4 7 9 11 13 15 और 17। तो जो दोस्तों, चलिए क्वेश्चन को हम बता देते हैं, क्योंकि इसमें इवन और ओड वाले कैसे, तो देखिए पहले चेक कीजिए कि चेक कितने नंबर्स आर इन ऑर्डर। चेक if the numbers are in order. Check if the numbers are in check if the numbers are in order। क्या है, 4 7 9। देखिए नंबर तो हालांकि ऑर्डर में ये 13 15 17 एक नंबर ऑर्डर में एज द नंबर्स आर इन असेंडिंग ऑर्डर। तो आप लिख सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, एज द नंबर as the number are in as the number are in ascending order, are in ascending order। तो कहा कीजिए काउंट हाउ मेनी नंबर्स देयर आर। तो देयर आर कितने नंबर, 1 4 7 9 11 13 15 मतलब 1 2 3 4 5 6 7 7 है आपका। तो देखिए काउंट हाउ मेनी नंबर्स आर देयर, देयर आर 7 नंबर। देखिए तो क्या होता है कि व्हेन द टोटल नंबर्स ऑफ वैल्यूज इज ऑड द मीडियन इज द मिडिल टर्म। देखिए आप क्या लिखिए कि when the total numbers of values when the total number of values when the total number of when the total number of values are in odd then the median of the number are मिडिल नंबर्स। तो मिडिल पोजीशन निकालने के लिए क्या कीजिए कि n प्लस 1/2 कीजिए। n मतलब 7 हो जाएगा जितना आप है, तो मिडिल टर्म हो जाएगा आपका दोस्तों 7 प्लस 1 इक्वल टू 2 मतलब 8 प्लस 2 इक्वल टू 4। तो फोर्थ पोजीशन में देखिए कौन सा नंबर है, 1 2 3 4। तो फोर्थ पोजीशन में दोस्तों 11, तो 11 हो जाएगा मीडियन। दोस्तों इसके बाद के जो क्वेश्चन है वो मीडियन चाहिए, जो असेंडिंग ऑर्डर मतलब जब इवन रहे तो क्या होता है। इवन केस में होता है दोस्तों कि आप थर्ड और फोर्थ नंबर्स लीजिए और फिर उसमें आप जोड़ के 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो फिर वो आपका मीडियन निकल जाएगा इवन केस में। और फिर इसी प्रकार आप मोड में निकाल सकते हैं। मोड में क्या होता है कि मोड इज द नंबर दैट अपीयर्स मोस्ट फ्रीक्वेंटली इन अ डाटा, मतलब डाटा में जो ज्यादातर होते हैं वो सारे क्वेश्चन। और इसके बाद आप एक्स्ट्रा क्वेश्चन आप लिख सकते हैं, जैसे हम डिफाइन स्टैंडर्ड डेविएशन। एक्स्ट्रा नहीं है इस सिलेबस में आपका, तो हो सकता है कि पूछ लिया था। तो एक काम कीजिए, हम आपको बोल रहे हैं आप लिख लीजिए, या फिर चलिए हम इसे लिख देते हैं। आप एक मीडियन का क्वेश्चन कर लीजिएगा और मोड का क्वेश्चन कर लीजिएगा, ताकि ये सारे क्वेश्चन आए तो आप अच्छे से लिख सकें। आइए हम बाकी के क्वेश्चन को लिख लेते हैं। आप इन क्वेश्चनों को टाइम बचे तो प्रैक्टिस कर लीजिएगा। डिफाइन स्टैंडर्ड डेविएशन and find it for and find and find and find it for
2:4 2 and find it for 2 4 6 8 10। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, व्हाट कम्स नेक्स्ट इन दिस सीरीज, व्हाट कम्स नेक्स्ट इन दिस सीरीज, what comes next in this series 1 4 9 16। और फिर आपका लॉजिक से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो ये सारी चीजें आप देख लीजिएगा। जैसे हम, और देखिए बहुत सारे स्टूडेंट्स को हम सिलेबस से भी रूबरू करवाना चाहेंगे, तो बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो सोच रहे होंगे सर आप सिलेबस से बता रहे हैं कि नहीं बता रहे हैं ये सारी चीजें। तो आइए सबसे पहले हम सिलेबस में आपको ले चलते हैं। देखिए SKMU सिलेबस, देखिए आप यहाँ पर क्या था आपका, स्किल एनहांसमेंट कोर्स, मैथमेटिकल कंप्यूटेशनल, देखिए जो हम आपको बताए हैं वही सारी चीजें हैं। जैसे देखिए क्या है, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, पार्टनरशिप, परसेंटेज, एवरेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, एरिया वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया, लीनियर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, प्रोबेबिलिटी भी हम आपको बता दी, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम, ये सारी चीजें नहीं बताएं तो आप देख लीजिएगा। फिर बायस थ्योरम, तो ये थ्योरम वगैरह यहाँ पर संभव नहीं था इसलिए। फिर देखिए यहाँ पर आपको हम मतलब जितना लगा, जैसे यहाँ पर देखिए यूनिट 3 में था आपका स्टैटिक, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मीन, मीडियन, मोड, मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, ये सारी चीजें। यूनिट 4 से हम आपको ज्यादा क्वेश्चन नहीं करवाएं, तो आप इसे देख लीजिएगा। लॉजिकल या इलॉजिकल रीजनिंग, ये आपके माइंड पे डिपेंड करता है कि आप किस प्रकार से इसे कर लेते हैं। तो ये सारी चीजें से साथियों, और बहुत टफ नहीं पूछी जाती है। हम लोग क्योंकि बीबीयू को भी देखते हैं, बीबीएमक्यू यूनिवर्सिटी को भी देखते हैं, तो ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं होता है, तो इसलिए हम लोग ज्यादा गहराई में नहीं गए। जो आपके एग्जाम ओरिएंटेड हो सकते थे वही सारे क्वेश्चनों को हम लोग किए हैं। तो साथियों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपके किसी और सब्जेक्ट्स के साथ। तब तक के लिए आप अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद साथियों।